राजेंद्र बाला घोष, जन्म 1882, मृत्यु 1951। इनके पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए थे और इनका परिवार वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। हिंदी में ये बंग महिला के नाम से लिखती थी और बांग्ला में प्रवासिनी नाम से। इन्हें हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका कहा गया। बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। आज बंग महिला के द्वारा लिखी हुई एक कहानी सुनेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। लेकिन इस कहानी को सुनने के पूर्व हमें उस स्थिति को भी समझना होगा जिस पर इस कहानी की अंतर्वस्तु टिकी हुई है। ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में 20वीं सदी के पहले दशक के भारत की स्थिति का वर्णन है। मुख्यतः इस कहानी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी गलत नीतियों पर व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड कर्जन के विषय में प्रसिद्ध है कि वह एक क्रूर स्वभाव का अहंकारी शासक था, जिससे भारतीय जनता परेशान थी। अनेक ऐसे कार्य जैसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भारतीयों के प्रवेश को निषेध, बंगाल विभाजन, कर वसूली का कानून इत्यादि उसने बनवाए। इतना ही नहीं, कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दूसरी बार उसे 2 वर्षों के लिए फिर से वायसराय नियुक्त कर दिया गया, जो कि भारतीयों के लिए अत्यंत निराशाजनक था। चंद्रदेव से मेरी बातें एक प्रकार से लेखिका के मन में उठे हुए विचारों की अभिव्यक्ति है, जो कि वह चंद्रदेव से कहती है। यहाँ यह भी बता देना उचित होगा कि लेखिका के पति का नाम भी पूर्ण चंद्रदेव था, जिनकी असमय ही मृत्यु हो गई थी। अतः चंद्रदेव के प्रति संबोधन कभी कभी लेखिका के अपने पति के प्रति भावों को भी दर्शाता है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला के द्वारा लिखी हुई कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस कर रहे होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते रहते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपने परलोक को बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कर दीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति से कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक वह अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने से उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। इस कारण आप हमारे दीनहीन चीन प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति देख न सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को मैं जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको छुट्टी रहती होगी।
यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण करके जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनियों जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी यहाँ के मनुष्यों के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वत की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम व्यासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता था, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह वहां से चूं तक नहीं कर सकती। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी थी। हरि पदोद्भवा त्रैलोक्य पाविनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान से बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इनके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खासे बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव, इन्हीं सब विश्वमय उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, शाशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित होते हैं, सिंधु तनय होने पर जिस कालीमा को आप आज तक धो नहीं सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालीमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग महाप्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है।
यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी जानकारी भी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर यानी धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस यानी चित्रगुप्त जी को अवश्य साथ लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। यदि प्लेग महाराज भगवान न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां के देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाशय अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद कर ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती, 1904। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।